नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो जिस राज्यसभा चुनाव के नामांकन के साथ मध्य प्रदेश की सियासत बदलने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, उस राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ गए। अभी औपचारिक ऐलान जो है जिस तरह से होना चाहिए कानूनी और विधिवत तौर पर, वो नहीं हुआ, लेकिन नतीजे आ गए। 24 सीटों के खाली हो जाने के बाद 206 सीटों पर हुए चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56, सुमेर सिंह सोलंकी को 55, दिग्विजय सिंह को 57 यानी 57 और फूल सिंह बरैया के हिस्से में आए कुल जमा 36 वोट। कुल आंकड़ा हुआ 204, यानी 2 वोट निरस्त हुए, दोनों बीजेपी के कहे जा रहे हैं अभी तक। हालांकि एक कांग्रेस एक बीजेपी ये भी आ रहा है, अभी तो सब कंफ्यूजन है। तो ये जो 2 निरस्त वोट हैं, ये राज्यसभा चुनाव के नतीजों का सबसे जरूरी आंकड़ा है। खबर यह भी है क्रॉस वोटिंग हुई, नाम भी उजागर हुआ। तो जानकारी के मुताबिक बीजेपी विधायक जुगल किशोर बागड़ी का वोट निरस्त हुआ है और सूत्र कह रहे हैं कि गुना से बीजेपी के विधायक गोपीलाल जाटव ने क्रॉस वोटिंग की है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही कि भारी प्रबंधन, कई दौर के लंच और डिनर के बाद भी क्रॉस वोटिंग हुई है क्या? और अगर हुई है तो ये क्रॉस वोटिंग अलार्मिंग है। अंगड़ाई की तरह लिया जाए तो उपचुनाव में ये यकीनन रंग दिखाएगी। अभी तो ये अंगड़ाई है वाली अंगड़ाई। बाकी बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की वजह से समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। तो क्या आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की सियासत 360 डिग्री पर घूम जाएगी? आया राम गया राम और आएंगे क्या सामने? सियासत में अब सवाल ही सवाल हैं और जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। 107 विधायकों का मजबूत भरोसा लेने के बाद बसपा, सपा और निर्दलीय विधायकों को साध चुकी बीजेपी को क्या घर में ही मिला झटका? क्या वाकई विधायक गोपीलाल जाटव ने क्रॉस वोटिंग की है? अगर यह हकीकत है तो ये क्रॉस वोटिंग पार्टी की दीवारें भले न हिला पाए, लेकिन ये झटका ये बता गया कि नए मेहमानों के आने के बाद बीजेपी की नींव में दरारें आने लगी हैं। एक हमारे जो बुजुर्ग विधायक थे उनको दिखने में तकलीफ थी और उनके साथ एक असिस्टेंट को भी भेजा गया था, लेकिन अंदर असिस्टेंट को अलग कर दिया गया, जिसके कारण उनको नज़र की परेशानी के कारण उनकी जो वोट है वो रिजेक्ट हुई है। बाकी ये तो तय था कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों सांसद जीत के ही आएंगे। एमपी की राज्यसभा सीटों में फैसला 2-1 पर जाएगा, ये तो वोटिंग से पहले ही साफ हो चुका था। बीजेपी 2, कांग्रेस 1। हुआ भी वही, दिग्विजय सिंह भी राज्यसभा पहुंच गए और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी। ये और बात कि दोनों के राज्यसभा पहुंचने के दरवाजे यानी दल बदल चुके हैं। बाकी राज्यसभा के रण में उपचुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई। बरैया के बहाने बीजेपी का 16 सीटों पर निशाना देखिए जरा। ये बहुत ही गलत किया कांग्रेस ने, एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को इस तरह से धोखा दिया। अगर आप पे वोट नहीं थी तो लड़ाया क्यों, और लड़ाया था तो हराया क्यों, और हराया है तो प्रत्याशी बनाया क्यों? दलितों का अपमान है तो बहुत ज्यादा। शुरू से ही अनुसूचित जाति विरोधी, दलित विरोधी कांग्रेस रही है। आप ध्यान रखें, दिग्विजय सिंह जी जब आए हैं, जब पहले आए तो शुभान सिंह सोलंकी का हक मारा गया, बाद में बुआ जी का, जमुना देवी जी का हक मारा गया, अब फूल सिंह बरैया का मारा गया। तो क्रॉस वोटिंग की अटकलें और रद्द हुए वोट को अंगड़ाई की तरह लें तो बीजेपी की चुनौतियां बढ़ गई हैं। 22 सीटों के चुनाव के पहले बड़ा इम्तिहान मंत्रिमंडल विस्तार का भी है। सिंधिया समर्थकों की अगुवानी का सब्र रखे बीजेपी कार्यकर्ता क्या उन्हें सिर माथे बिठा पाएंगे या अगले दिनों में बगावत के नए चेहरे नजर आएंगे? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं हर्ष यादव, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, पिछली सरकार में मंत्री थे। हर्ष जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान आशीष शर्मा, ये बीजेपी के लीडर हैं, एमएलए भी हैं, आशीष जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान मनीष दीक्षित, चर्चित चेहरा है, पत्रकारिता का बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनीष जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत हर्ष यादव जी से ही कर लेते हैं। हर्ष जी, बड़ा दांव मार दिया क्या? आपको लग रहा है कि भले ठीक है एक ही सीट जिता पाए, लेकिन कुछ भगदड़ सी तो मचवाई वहां, जो खबरें आ रही क्रॉस वोटिंग और ये सब कुछ?
हर चीज को कुछ दिक्कत है, शायद वो मेरी आवाज उन तक पहुंच नहीं रही, मुझे ऐसा लगता है। हम आशीष शर्मा जी का रुख करते हैं, यदि मेरी आवाज उन तक जा रही हो तो। आशीष जी, ये चिंता तो नहीं बढ़ा रहा कौन क्या कहां क्रॉस वोटिंग में? फिगर एक बार पढ़ देता हूं। कल तक आप जो लंच डिनर डिप्लोमेसी कर रहे थे तो आप 113 अपना फिगर बता रहे थे कि 113 है हमारे पास, तो देखिए आप 111 ही निकले जब ये आया। तो कौन कहां चला गया, ये सब पड़ताल हुई कि नहीं हुई अभी? हम तो अकेले ही चले थे जाने में मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। हम 107 थे, आज 111 हो गए हैं, 12 हो गए हैं। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि अब जो लोग गए हैं उनका पता लगेगा किसने क्रॉस वोटिंग की है। लेकिन अभी तो हमें विजयश्री मिली है दोनों सीटों पर। हम महाराज को भी जिता पाए हैं और हमारे सुमेर सिंह जी भी जीते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो कि अपना फूल सिंह बरैया जी को नहीं जिता पाई, उनके लिए प्राथमिकता थी कि हमारे दिग्विजय सिंह जी जीते, और इसलिए उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को जिता लिया। और फूल सिंह बरैया जी का, जिनका बहुत बड़ा नाम दलित राजनीति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के माध्यम से है, आज कहीं न कहीं वो हाशिए पे चले गए। कांग्रेस को अपने जो चेहरा है आज वो जनता के सामने उजागर हुआ है। और आज हम अपने आप में इसलिए खुशी व्यक्त करते हैं कि हम पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। और निश्चित ही इन चुनावों के माध्यम से आने वाले समय में जो उपचुनाव होने हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी और प्रखरता के साथ और मजबूती के साथ अपने आशाजनक परिणाम लेकर आएगी। ठीक है, अभी तक जो सोर्सेज से खबरें आ रही, अभी तक जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि इसलिए मैं इतना मार्जिन भी ले पा रहा हूं कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। ये खबरें आ रही कि भाई एक बीजेपी का भी निरस्त हुआ, एक कांग्रेस का भी निरस्त हुआ। तो कांग्रेस को होना था 91, हुए 93। हर्ष यादव यदि जुड़ गए हो तो हम ये गणित उनसे समझ लेते हैं कि ये कहाँ का जादू है, कैसे हुआ। और दूसरा ये कि क्या कुछ उम्मीदें परवान चढ़ने लगी हर्ष जी की के बाई इलेक्शन में भी ऐसी कुछ आया राम गया राम आ सकते हैं उनके पास? हर्ष जी। प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। ये संकेत हैं राज्यसभा चुनाव मध्य प्रदेश के जो बाई इलेक्शन होना है 24। हमारे नेता कमलनाथ जी लगातार इस बात को इंगित कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि आने वाला समय एक बार पुनः हमारी सरकार बनने का है। जिस तरह से छल कपट और दगा देकर सरकार गिराने का काम किया गया है, वो बिकाऊ लाल जो 24 सीटों पर जाने वाले हैं उनको जनता सबक सिखाने के लिए बैठी है। आज राज्यसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को चेहरा दिखाने के लिए लायक नहीं छोड़ा है। जिस तरह से इनके केंद्र के नेतृत्व, केंद्रीय मंत्री आकर इनको माकपोल कराते हैं, उसके बाद 2 वोटों का क्रॉस होना कहीं न कहीं संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा है। जिस दिन इनका मंत्रिमंडल का गठन होगा उस दिन दिखाई देगा कि मंत्रिमंडल बनने के साथ बड़े स्तर पर बगावत भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देगी। जी प्रवीण जी। ठीक है, मनीष जी का रुख कर रहे थे। मनीष जी, आपने एक भाषण सुना होगा। मनीष, आऊंगा आपके पास हर जी, पर बहुत वक्त है। मनीष जी का रुख करते हैं। मनीष जी, एक भाषण आपको याद होगा शिवराज जी का, कोरोना के वक्त उन्होंने प्रदेश की जनता के नाम संबोधन दिया था, उसमें कहानी सुनाई थी। मैं कहानी पूरी सुना के वक्त जाया नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा था शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, फंसना नहीं है। ये कोरोना के संदर्भ में था। लेकिन ये जो जाल कांग्रेस का बिछा हुआ है, आपको क्या उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी फंसेंगे लोग? देखिए, ये जिस कहानी का आप हवाला दे रहे हैं, ये शिवराज जी पिछले 13-14 सालों से सुना रहे हैं। हर सभा में वो जो जब पॉलिटिकल रैलीज होती हैं चुनाव के वक्त, तो ये शिकारी आएगा वाला जुमला उनका बार बार चलता है। आज जो सब प्रवीण जी घटित हुआ प्रदेश में, एक्चुअली ये सबको मालूम था कि 2 सीट बीजेपी को मिल रही हैं, 1 सीट कांग्रेस को मिल रही है। और संभावना ये व्यक्त की जा रही थी कि कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग का आशंका ज्यादा थी, क्योंकि लोग जो है, इसीलिए आप देखिए कांग्रेस पिछले 3 दिनों से वो लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, अपने विधायकों के निगरानी में भी लगे हुए थे। ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये क्रॉस वोटिंग बीजेपी की तरफ से होगी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है प्रवीण जी, वो ये है कि जिनने क्रॉस वोटिंग की और जिनका मत निरस्त हुआ, ये दोनों कोई नए नवेले विधायक नहीं है। दोनों पूर्व मंत्री रह चुके हैं और इस बार भी मंत्री पद के दावेदारी में बैठे हुए हैं। उनको कहीं ना कहीं ये इल्म हुआ होगा या आशंका हुई होगी, क्योंकि अब बाकी 8-10 लोगों को जो अभी
दूसरी पार्टी से आए हैं और जिनको वादे किए गए हैं उनको भी एडजस्ट करना है, तो इनको कहीं ना कहीं ये मतलब उनको शंका होगी कि उनका भविष्य अब यहाँ नहीं है। तो ये जो गलती हुई है, ये गलती की गलती नहीं है, ये जानबूझ के की गई गलती है। ये अपने पार्टी के आकाओं को ये बताने का एक मैसेजिंग है कि साहब हम पुराने लोग हैं, अगर हमारे साथ कुछ गड़बड़ होगा, और इससे क्या होगा प्रवीण जी, इन चीजों के रिपरकेटिव इफेक्ट होते हैं। जब एक आदमी करता है और वो भी इतना सीनियर आदमी कि दोनों 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक हैं, तो बाकी लोग जिनके अंदर असंतोष बढ़ रहा है, खासकर 6 बार के गोपीलाल जाटव, एग्जैक्टली तो ये इनसे ये गलती, मतलब ऐसे नहीं हो सकती कि उनको फॉर्म भरना नहीं आता हो। एक अभी आपके उसमें एक वो चल रहा था कि साहब वो उनको आंखों की समस्या है, मतलब इतना हास्यास्पद बयान एक पूर्व मंत्री जी दे रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। तो ये आंखों का नहीं है, ये उनने जिसको बोलते हैं कि सोची समझी रणनीति के तहत ये किया गया है, और ये भी तब दिल का है, केंद्रीय मंत्री दिल की समस्या है। हाँ, दिल की समस्या है। आप देखिए 2 केंद्रीय मंत्री यहाँ पर, पर्यवेक्षक यहाँ पर, पार्टी के जो वो विनय सहस्त्रबुद्धे जी यहाँ पर हैं, इन लोगों ने जाहिर है नाराजगी व्यक्त की होगी, क्योंकि बीजेपी को ये बिल्कुल अनुमान ही नहीं होता, जिसको लेश मात्र जिसको बोलते हैं अपन के, उनने सोचा नहीं होगा कि हमारे यहाँ से इस तरह की घटना हो जाएगी, जबकि उल्टा जरूर सोच रहे थे। मीडिया में भी काफी दिनों से चल रहा था कि कांग्रेस के 4-5 लोग जो है क्रॉस वोटिंग करेंगे। तो इसका जो फर्क है प्रवीण जी, ये एक जिसको बोलते हैं कि लिटमस टेस्ट है आगे आने वाले चुनाव के लिए, क्योंकि अभी आने वाले चुनाव में भी जब ये होगा ठीक है कि नई जमीन में कोई दूसरा हल चलाएगा तो उसको दिक्कत तो होगी। आशीष शर्मा साहब, खेत किसी का, हल कोई और चलाएगा तो दिक्कत होगी। मनीष जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे से, बहुत सियासत को बहुत करीब से जानते हैं, वो कह रहे हैं कि जमीन किसी की, हल कोई चलाएगा तो ऐसी मुश्किल होगी। तो अभी तो 2 पट्टेदार निकल के सामने आए, और भी अब जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कितने सारे नाम हैं जो प्रतीक्षा सूची में हैं, जो ये मान के चल रहे हैं कि उन्हें लाल बत्ती मिलेगी। नहीं मिल पाएगी तो फिर ये लोग फिर शिफ्ट होंगे, ऐसा कोई खतरा तो नहीं? आशीष शर्मा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक विधायक अनुशासन से बंधा हुआ है। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि 2 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, वो दोनों भाजपा के हैं, सीनियर हैं, तो इसका पता लगाया जाएगा, और पता लगने के बाद निश्चित ही पार्टी उनसे पूछेगी, पार्टी फोरम पर उनसे पूछा जाएगा अगर उन्होंने क्रॉस वोटिंग वास्तव में की है तो। जहां तक बात है कि आने वाले समय में मंत्रिमंडल का विस्तार है और आने वाली परिस्थितियों से भाजपा किस तरह निपटेगी, खेत किसी का और का होगा, हल कोई और चलाएगा, ऐसी परिस्थितियां बहुत भ्रामक रूप से खड़ी की जा रही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सत्यता का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक विधायक पूरे अनुशासन के साथ पार्टी के विचारों से बंधे हुए हैं, और हम एक मजबूत सरकार मध्य प्रदेश में आने वाले समय में भी आपको वो दिखेगी भी। और जो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहेगा, पूरी एकजुटता के साथ लड़ेंगे। निश्चित ये नई परिस्थितियां हैं। कई लोग यदि कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, गौरी शंकर शेजवार साहब के खेत को प्रभुराम चौधरी जी अगर जो हल चला देंगे, या दीपक जोशी जी के खेत में कोई और हल चला देगा, इसमें भ्रामक क्या है? ये तो तय है ना कि खेत उन्हीं का है, लंबे वक्त से वहां से जीतते आ रहे हैं। देखिए, खेत किसी का नहीं होता, खेत किसी का नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, संगठन चुनाव लड़ता है, इसलिए अगर कोई भी आदमी जीता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जीता है, और उसको जो पहचान मिली है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण मिली है। और इसलिए आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी ही, पूरा संगठन उन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगा। जो हमारे पार्टी के नेता हैं उनसे बराबर बात की जा रही है, और उनको भी उचित स्थान भारतीय जनता पार्टी में उनका है और रहेगा। किसी को भी अपने कद के और पद के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संगठन उनके बारे में पूरी गंभीरता के साथ सोच रहा है, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में संगठन सोचेगा उनके बारे में। देखते हैं कितना कन्विंस होते हैं। हर जगह लोग करेंगे। बहुत देर से गए नहीं हर्ष यादव जी के पास, एक सवाल लेके उनके पास नहीं जा पाए। हर्ष जी, ये जो आकलन हम लोग भी कर रहे थे, मतलब जितने लोग भी दूर से देखते हैं, हम लोग तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जर्नलिस्ट हैं, लेकिन ये दिख रहा था कि जो दिग्विजय सिंह जी के पास 54 वोट जाते हुए दिख रहे थे, पहले 57 आ गए। नाम कहे जा रहे हैं कि हो सकता है केदार डाबर जो है निर्दलीय, वो उनका मिल गया हो। गोपीलाल जाटव जी का क्रॉस, जो 6 बार के एमएलए रहे, उमा जी के में मंत्री भी रहे, भाजपा के वरिष्ठ नेता है, उनका भी आ गया, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस का ही कोई आपका साथी जैसे बरैया को देने के लिए कहा गया था, उनने दिग्विजय सिंह जी को भी दे दिया। तो ये जो संख्या बढ़ रही है,
ये यहां वहां हो रही है, इसको लेके कोई और रणनीति बना रखी है कि आप लोगों ने कि आगे कैसे और खींचना है इनके लोगों को? देखिए प्रवीण जी, माननीय मनीष दीक्षित जी ने जो विस्तार से बात की है, बिल्कुल सटीक टिप्पणी की है भारतीय जनता पार्टी के बारे में। मैं ये कहना चाहता हूं, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो आएगी जब उपचुनाव के रिजल्ट हमारे सामने आएंगे। आशीष शर्मा जी हो चाहे शिवराज सिंह जी हो, सबको एहसास हो चुका है कि आने वाला समय हमारा नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज सिंह जी का लोग काम देख रहे हैं, जिस तरह से चरित्र उजागर हो रहा है, जिस तरह से कार्यशैली दिखाई दे रही है, वो शिवराज सिंह को 15 वर्ष के कार्यकाल को नकारा था जनता जनार्दन ने, मध्य प्रदेश की जनता ने, और एक 15 महीने के कार्यकाल को आज सिर आंखों पर बैठा के जनता याद करती है। कमलनाथ जी का वो कार्यकाल जो 15 महीने का था, उसमें लोकसभा चुनाव भी था। निश्चित रूप से आम आदमी के हित के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे उद्योगपति हो, हर वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार ने काम करने का संकल्प लिया था। एक निर्वाचित सरकार को जिस तरह से छल बल से गिराने का काम शिवराज सिंह जी ने और केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये जनता, मध्य प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की एक अलग फिजा है, अलग मिजाज हमारे मध्य प्रदेश के लोगों का है। देश के, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार इस तरह की घटना हुई है, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता रो रही है इस चीज को लेकर कि हमारे किसान हो चाहे मजदूर हो, किसान चाहते थे कि उनका 2 लाख तक का ऋण माफ हो। आज हमने कहीं ना कहीं ऋण माफ करने का काम किया था। हमने बिजली बिल हाफ करने की बात की थी, वो बिजली बिल हाफ हमने काम किया था। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने की हमने बात की थी, वो हमने काम करने का काम किया था। ऐसी बहुत सारे काम जो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी की सरकार ने 365 दिन का काम हमें समय मिला था, 1 वर्ष में हमने काम करके दिखाया था। आज शिवराज सिंह जी जो डंडोरा पीटते थे किसी समय पे, आज शराब का काम जो हुआ, जिस तरह से हमारी बहन बेटियों को, भांजियों को शराब बेचने के लिए बाध्य किया गया, पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। ये चरित्र उजागर हुआ भारतीय जनता पार्टी का। अरे अर्जुन, वक्त से अभी चुनाव का, अभी तो बहुत सारे एजेंडे आएंगे। आज तो हम राष्ट्रीय चुनाव पे ही बात कर लेते हैं, रोकूंगा, माफ कीजिए। एक बार मनीष दीक्षित जी का रुख हम दोबारा करेंगे, मनीष जी के पास चलेंगे। मनीष जी, बहुत मतलब बेहद हाइपोथेटिकल एक सवाल, जिसकी तरफ ऐसी आशंका लग रही कि अगर मान लीजिए कि घिरी हुई लगेगा बीजेपी की, तो क्या मिड टर्म की संभावना भी आप देखते हैं कि उन्हें लगेगा कि यार अब नहीं हो पाएगी गुंजाइश, तो बजाय 24 के 230 करा लिए जाएं, या प्रेसिडेंट रूल जैसा? नहीं, मिड टर्म की संभावना बिल्कुल है प्रवीण जी, और वो उसी सूरत हाल में होगा जब बीजेपी को ऐसा लगेगा कि इन 24 में से अधिकांश सीटें, क्योंकि शायद उसमें 18-19 का कुछ फिगर है, अगर 18-19 कांग्रेस को मिल जाती हैं, शायद 19 हैं, तो सरकार वो फिर से बना सकते हैं। तो बीजेपी, और अभी क्या है, गवर्नर भी उनके हैं, केंद्र सरकार भी उनकी है, तो क्योंकि ये एक प्ली ली जा सकती है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार को हम एक मौका दे चुके हैं, और वो उन्होंने सरकार बनाई थी, बाद में वो फ्लोर में हार गए, तो हमने दूसरी पार्टी को दिया। अब दूसरी पार्टी के पास भी नहीं है, तो बेहतर है ये बार बार इधर उधर हो, उससे बेहतर है कि मिड टर्म पोल क्यों ना करा लिए जाए। अब स्थिति ये है कि इसके बारे में हाईकमान देखेगा, क्योंकि देश भर में जो स्थितियां चल रही हैं अभी, चाहे वो कोरोना को लेकर हो या चीनी आक्रमण को लेकर हो, तो इससे कहीं ना कहीं जो एक परिपक्व या मजबूत इमेज थी पार्टी की नेशनल लेवल पर, उस पर थोड़ा डेंट लगा है। तो मुझे इसलिए थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि अगर ये मिड टर्म पोल के लिए जाएंगे तो ये सब चीजें भी इनके दिमाग में आएंगी। एक चीज और ऐड, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, सही शब्द ये है कि अफोर्ड नहीं कर पाएगी बीजेपी अभी। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे अभी कांग्रेस के साथी क्या हर्ष यादव जी ने बोला कि साहब वहां का मैनेजमेंट खराब है। मैनेजमेंट कांग्रेस की तरफ से भी खराब हुआ। आप देखिए, मॉक पोलिंग कांग्रेस में भी हुई, 2 दिन से वोट पड़वा रहे थे कि साहब इसको इतना डालना है, तो लाइन जो इंस्ट्रक्शंस थे, लाइन ऑफ ऑर्डर्स थे, उसका वायलेशन कांग्रेस में भी हुआ है। मगर डैमेज या जिसको बोलेंगे झटका ज्यादा बड़ा बीजेपी को इसलिए लगा है क्योंकि वहां से क्रॉस वोटिंग हुई है। क्योंकि आप देखिए ना, वहां से भी एक वोट तो निरस्त हुआ है, अब वो किसका है वो अभी नाम उजागर नहीं हुआ है, बट किसी ने तो निरस्त किया है। और किसी ने, जिनको दिग्विजय सिंह जी को जो 2-3 वोट ज्यादा मिले हैं, उसमें मान लीजिए कि एक बाकी का है या क्रॉस वोटिंग का है, मगर कौन इधर का उधर कर रहा है। तो अभी दोनों पार्टियों को आने वाली चुनाव को देखते हुए अपने लोगों की किलेदारी जो है जबरदस्त करनी होगी, अदरवाइज जो है सोल्जर इधर से उधर जा सकते हैं।
बिल्कुल। आशीष जी, बहुत छोटा जवाब एक आपका और फिर क्लोजिंग हर्ष जी का भी रिमार्क लूंगा। वो ये कि अभी जो मनीष जी कह रहे हैं कि चुनौती आपके लिए ज्यादा है। एक तो लोगों को इत्मीनान कराना, जो कांग्रेस कहती है बिकाऊ और टिकाऊ। आशीष जी, जो बिकाऊ और टिकाऊ वाला जो एक आरोप कांग्रेस लगाती है वो, फिर जो हालात चल रहे कोरोना ये वो, तो बीजेपी के लिए चैलेंजेस ज्यादा है। निश्चित ही आज की परिस्थिति में हमारे सामने कोरोना और चाइना दोनों के चैलेंज है, एक माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने और एक हमारी राज्य सरकार के सामने। लेकिन एक ऐसा चेहरा हमारे पास है शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने इससे खराब परिस्थितियों का मुकाबला करके मध्य प्रदेश को संभाले रखा है, थामे रखा है। आप विश्वास कीजिएगा ये सरकार पूरी तरह स्थिर होगी और आने वाले समय में और ज्यादा मजबूत होगी। आज की तारीख में शिवराज सिंह जी से मजबूत चेहरा मध्य प्रदेश में किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है और इसलिए हम उपचुनाव में भी एक बड़ी विजय हासिल करेंगे और ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। सिंधिया जी भी है, अलग एक चेहरा, उनको बोलने की आदत डाल लीजिए। आशीष जी, उनका नाम भी उच्चारित करने की आदत डाल लीजिए। हर्ष यादव, हर्ष जी का रुख करेंगे। हर्ष जी, ये चुनौतियां मतलब लग रहा है कि ठीक ठीक हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है कांग्रेस के लिए आज वाले घटनाक्रम के बाद, और भी कि ये सब जो माहौल है ये भी आपको माइलेज दे जाएगा। जी हर जी सुन पाए आप? शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं जाना चाह रहा था उन तक, लेकिन अब माफ कीजिए वक्त इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिए हर्ष जी, अब वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देता। तीनों का शुक्रिया। लेकिन ये बात तय है कि दिलचस्प हो चली है एमपी की सियासत। इस तरह के घटनाक्रम लगातार बढ़ते रहेंगे तो काम जो है वो हम लोगों के पास ज्यादा बढ़ जाएगा, पत्रकारों के पास, क्योंकि खबरें बहुत आएंगी छन छन के। इस समय सोर्सेस बहुत सक्रिय हो जाते। हैरत आप ये होगे कि 5 बजे गणना शुरू हुई, उसके पहले तमाम बड़े जितने मीडिया वाले लोग हैं उन सबको पता था कि इस तरह की घटनाएं अंदर हो रही हैं। तो आने वाले दौर में दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौतियां और जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। जो भी हो, जिसके भी हित में हो, प्रदेश के हित में हो, ये सभी लोग उम्मीद करेंगे। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।